एक बहुत ही बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन की बेटी अपने दोस्तों के साथ ओशियन में एंजॉय करने के लिए गई थी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो एक छोटे से बोट में अपने ही नौकर के साथ फंस गई। पर आने वाला समय उन दोनों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। कहानी की शुरुआत होती है एम्बर नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो बहुत ज्यादा रिच होने के साथ साथ काफी एटीट्यूड से भरी हुई होती है। एम्बर में तो इस तरीके का एटीट्यूड था कि वो अपने छोटे लोगों से बात भी नहीं करती थी। एम्बर के लिए सामने वाले का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही मैटर करता था। एम्बर जो भी अपने दोस्त बनाती वो सब के सब बिलियनर होते हैं, यानी वो सारे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के पैसों पर बहुत ही ज्यादा घमंड करते हैं। एम्बर अपने इसी एटीट्यूड के कारण लोअर लेवल वाले इंसानों को जरा भी इज्जत ही नहीं देती थी, चाहे वो एम्बर का ड्राइवर हो या फिर उसके घर पे काम करने वाला कुक, सभी का वो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया करती थी। लेकिन एम्बर को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इन सारी चीजों का सबक उसे कुछ देर में मिलने वाला है। अब यहाँ एक दिन एम्बर अपने सारे बिलियनर दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान करती है, यानी वो अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट बोट पर जाएगी ओशियन में और वहाँ जाकर बहुत सारे मजे करेंगे। तो अब होना क्या था, उन सभी बिलियनर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खासी बोट अरेंज कराई गई, जिसमें कि अब वो सभी इंटर करने लगे थे। उस जगह पर तो बोट के कैप्टन के साथ साथ कई और नौकर भी मौजूद थे, जो कि इन सारे बिलियनर बच्चों का अच्छी तरीके से ख्याल रखने के लिए अपॉइंट किए गए। अब सारे बिलियनर बच्चे तो आगे निकल गए, लेकिन एम्बर जब वहाँ पर आती है तो कैप्टन उससे हाथ मिला रहा था, लेकिन एम्बर को पता है कि ये छोटा आदमी है, इसीलिए वो उससे हाथ मिलाए बिना ही अंदर चली जाती है। ये एक तरीके से उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट थी जो कि एम्बर हर बार अपने से छोटे लोगों का करती है, और बाकी लोग तो उसके अगेंस्ट बोल भी नहीं सकते क्योंकि उन्हीं अमीर बच्चों के थ्रू उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो बोट का पायलट और नौकर एकदम अपना काम करने में बिजी हो जाते हैं। अब उस जगह पर माइक नाम का एक नौकर था, जिसे कि पर्सनल स्लेव बनाया गया होता है एम्बर का। एम्बर को किसी चीज की भी जरूरत हो तो वो माइक को बोले। अब यहाँ एम्बर जब उस बोट में आती है तो उसे वहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो हर बात में कंप्लेन करने लगी कि यहाँ पर ये चीजें मिसिंग है। सबसे पहले एम्बर ने माइक के ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि मुझे जिम चाहिए। एम्बर को अपने आप को फिट रखना बहुत अच्छा लगता था और उसे तो अभी के अभी जिम इक्विपमेंट्स चाहिए। माइक इसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि मुझे वो सारे इक्विपमेंट्स पता है। माइक ने तुरंत ही एक कबर्ड में से साइकिलिंग वाली डिवाइस निकाली, जिसे पैडलिंग करके वो अपनी एक्सरसाइज कर सकती है। बाकी इसके अलावा माइक के पास कोई एडवांस जिम इक्विपमेंट्स नहीं थे। एम्बर इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उसने ये इक्विपमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो तो माइक और पूरे मैनेजिंग स्टाफ को एकदम बुरा भला कह देती है। जैसे लग रहा था कि एम्बर सिर्फ उनकी कमियां ही देख रही है और उस पर उन्हें डांट रही है। माइक और सारे नौकर इस बात को सुन लेते हैं पर पलट जवाब नहीं करते। शायद सभी के अब सब्र का बांध टूट रहा था। सिर्फ वो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं, इसी वजह से वो एकदम से शांत हैं। अब यहाँ एम्बर के दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो पानी के अंदर जाकर गोते लगाएंगे। उन्हें तो बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रही थी। सभी लोग स्विमिंग सूट पहनकर सीधा पानी में कूद जाते हैं और मजे करते हैं, लेकिन एम्बर तो ऊपर बैठी हुई थी। वो मना कर देती है कि उसे नहीं आना। बात ये थी कि एम्बर को अच्छी तरीके से तैरना नहीं आता था और वो नहीं चाहती कि वो अपने दोस्तों के सामने अपनी कोई कमी दिखाए। एम्बर ने उन्हें पहले से ही बताया होता है कि उसे बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो कुछ बहाना बनाकर बोट के ऊपर ही बैठी हुई थी, यानी आधे से ज्यादा चीजें तो एम्बर सिर्फ लोगों के सामने दिखावा ही करती है। अब ओशियन में मौजूद एम्बर के सभी दोस्त मजे करने के बाद वापस अपनी बोट पर आ जाते हैं। अब तो वो सभी मिलकर बड़े मजे से लंच कर रहे थे, लेकिन एम्बर की यहाँ पर तो फिर शिकायत हो गई थी फूड को लेकर। वो तो माइक को बुलाकर बहुत ज्यादा डांटने लगी कि उसे गर्म फूड चाहिए। ये सारा फूड पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। ऑब्वियस बात थी क्योंकि वो ओशियन में होते हैं और पानी की नमी वहां तक तो पहुंचती ही होगी, तो वहां पर जो भी गर्म खाना बनाया जाता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें एम्बर सुन के नहीं ले सकती थी। उसे किसी भी हालत में गर्म खाना चाहिए ताकि उसकी बॉडी को अच्छा खासा पोषण मिल सके। एम्बर ने तो माइक के ऊपर फिर से बुरी तरीके से चिल्ला दिया। माइक को इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो तब से एम्बर के नखरे झेल रहा है। माइक अब तुरंत ही एम्बर के ऊपर भड़क जाता है और पूरा खाना उठाकर उसके ऊपर गिरा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, माइक ने तो गुस्से में एम्बर को बुरा भला भी कहा और उसे उठाकर पानी में फेंक दिया। यानी इस मोमेंट पर माइक पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। शुरुआत से ही वो एम्बर के एटीट्यूड और ताने को झेलता आ रहा है। उन चीजों का एक लिमिट तो पार होना ही था, पर हमें रियलिटी पता चली कि ऐसा तो बिल्कुल हुआ ही नहीं होता। ये सारी चीजें सिर्फ माइक इमेजिन कर रहा था। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जॉब तो जानी पक्की है, इसीलिए वो ये सारी चीजें अपने बॉस की बेटी के साथ सिर्फ इमेजिन ही कर सकता है। माइक ने तो एम्बर से माफी भी मांगी और कहा कि मैं खाना जल्दी गर्म करके लेके आता हूँ।
माइक तुरंत ही ठंडे पड़े हुए फूड को लेकर अपने बाकी साथियों के पास आ जाता है और उससे कहता है कि इसे फिर से गर्म करके दो। शेफ से लेकर हर एक आदमी एम्बर से परेशान हो चुका था। वो नहीं समझ पाते कि बाकी लोग बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अकेली एम्बर ही है जिन्हें हमसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एम्बर का कुछ तो करना ही होगा। फिलहाल माइक और उसके साथियों के बीच काफी डिस्कशन चलती है, लेकिन एट द एंड उन्हें पैसों के लिए काम तो करना ही होगा। अब पूरा एक दिन वो इसी तरीके से बोट में गुजारते हैं, लगातार ट्रेवलिंग करते हुए। लेकिन अब सुबह होते ही एम्बर सीधा पहुंच जाती है माइक के पास और उससे कहती है कि मुझे ओशियन में जाकर फिशिंग करनी है। फिशिंग करना एम्बर की हॉबी थी और वो हर जगह पर फिशिंग किया ही करती, लेकिन एम्बर का कहना था कि वो अपने साथ सिर्फ एक ही मेंबर को लेकर चलेगी। वो अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर वो फिश नहीं पकड़ पाई तो वो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अब माइक ने जांच पड़ताल करके पता लगाया कि ये समय अच्छा नहीं है पानी में फिशिंग करने के लिए जाने का। पानी की लहरों की स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, यानी एक चेतावनी हो सकती है कि उन्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ एम्बर बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, उसने डिसाइड कर लिया तो वो जाकर ही रहेगी। वो माइक के पीछे पड़ गई और एट द एंड माइक को उसकी बात माननी ही पड़ती है। माइक और बोट ने तो बिना किसी को बताए एक मोटर बोट ले ली होती है और उसी के अंदर बैठकर लगातार अपनी मेन बोट से दूर जाने लगे। माइक इस जगह पर बहुत पहले से काम करता है, तो उसे पता था कि किस जगह पर सबसे ज्यादा फिश मिलती है। भले ही वो ओशन के थोड़ा अंदर है, लेकिन एम्बर को बहुत मजा आ जाएगा। इसी इंटेंशन से वो अपने मोटर बोट को आगे लेकर जाने लगा। उन्हें क्या पता कि ये डिसीजन दोनों की लाइफ आगे जाकर चेंज कर देगा, लेकिन उस क्रिटिकल कंडीशन में देखना है कि एम्बर का एटीट्यूड क्या काम आता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब वो अपनी मेन बोट से काफी दूरी पर आ चुके थे और वो भी रीजन आ जाता है जहां माइक को लगता था कि ज्यादा मछलियां होंगी। बट अब जैसे ही वो अपने मोटर बोट की स्पीड बढ़ाने के लिए इंजन को चालू करता है तो वो इंजन खराब होने लगा। बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। माइक इन चीजों से काफी डर गया, क्योंकि अगर इंजन चालू नहीं होगा तो ये बोट आगे नहीं बढ़ेगी, फिर लहरें जहां भी लेकर जाएंगी इन्हें वहीं जाना होगा। एम्बर भी इन चीजों को फिगर आउट करने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है। वो तो माइक को फिर कमांड देने लगी कि मुझे वापस अपनी बोट पर लेकर चलो। माइक को अभी भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को काम डाउन करता है और इंजन को चालू करने में बिजी हो जाता है। सबसे बुरी बात तो ये हो गई कि वो अपने साथियों को बताकर भी नहीं आए कि वो इस जगह पर फिशिंग के लिए आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो सभी उन्हें ढूंढने के लिए जरूर निकल पड़ते, लेकिन अब इंजन के खराब होने की वजह से उन्हें तब तक वेट करना होगा जब तक कोई मदद नहीं आ जाती। ना उनके पास कोई रिसोर्सेज हैं सरवाइव करने के लिए, क्योंकि सारी चीजें तो उस मेन बोट में मौजूद थी। लेकिन अभी तक एम्बर का एटीट्यूड बरकरार रहता है। वो समय समय पर माइक को कहती थी कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, तो तुम मुझे सही सलामत बोट पर लेकर जाओगे। उसे अपने फिटनेस पर ध्यान देना था और बहुत सारे मेकअप की चीजें करनी थी। ऐसा लग रहा होता है कि माइक ने ही यहाँ आने के लिए फोर्स किया था और इन्हीं एटीट्यूड की वजह से माइक को एम्बर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब तो यहाँ पर रात भी हो चुकी थी और वो दोनों उसी बोट के ऊपर फंसे हुए होते हैं। पता नहीं आगे चलकर कौन सी घटनाएं होंगी, लेकिन एक नौकर और एक बॉस दोनों साथ में ओशन के बीच फंसे हुए हैं और उनका कॉम्बिनेशन तो एकदम अमेजिंग लग रहा है। माइक तो अब निराश हो चुका था, क्योंकि उसे आसपास कोई रेस्क्यू शिप या फिर अपनी बोट भी नहीं दिखाई दे रही होती। ऐसे तो वो लोग यहाँ पर फंसे रह जाएंगे और मर भी जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। ना ही कोई रिसोर्सेस और ना ही दूर दूर तक कोई लैंड दिखाई दे रहा था जिसकी तरफ वो अपनी बोट को लेकर जा सके। ऊपर से साइड में मौजूद एक घमंडी औरत यानी कि एम्बर, जो कि समय समय पर माइक को यही एहसास दिला रही थी कि सारी चीजें उसकी वजह से हुई हैं। माइक ने ही उसे आइडिया दिया था कि इस रीजन में ज्यादा मछलियां मिलती हैं, बल्कि अब तो वो फिशिंग छोड़कर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फिलहाल के लिए उन्हें तब तक वेट करना होगा जब तक कोई रेस्क्यू टीम या फिर दूसरी शिप यहाँ नहीं आ जाती। एम्बर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था इस क्रिटिकल कंडीशन में, जबकि माइक अपने आप को शांत रखता है और ज्यादा अपनी वो एनर्जी एम्बर से आर्ग्यू करने में नहीं लगा रहा था। पर अब एम्बर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एक फ्लेयर गन उठा लेती है और उसे ऊपर की तरफ फायर करने के लिए जाती है। माइक उसे रोक रहा था, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम फ्लेयर गन की बुलेट्स बची हुई हैं और फ्लेयर गन तब फायर किया जाता है जब हमें कोई रेस्क्यू टीम या फिर कोई दूसरी शिप आसपास दिखाई दे। एम्बर को इन चीजों का नहीं आइडिया था। वो तो बिना सोचे समझे उस फ्लेयर गन को फायर करने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों में एक तरीके से छीना झपटी चालू हो चुकी थी। एम्बर ने फ्लेयर गन फायर तो कर दी, लेकिन वो ऊपर जाने के बजाय बोट पर लग जाती है। उस मोटर बोट के अंदर अब छेद हो चुका था, जो कि लगातार पानी में डूबता जाता है। उसके अंदर की हवा भी जल्दी खत्म हो जाएगी और वो दोनों डूब जाएंगे। माइक तो एम्बर को डांट भी नहीं सकता था, क्योंकि अब तो ये चीजें हो चुकी हैं। उन्हें सिर्फ अपनी जान बचानी होगी। दोनों किसी भी तरीके से बोट के ऊपर लटके हुए होते हैं और पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। पर उनकी किस्मत तो इससे भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि थोड़े ही देर में वहां पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है। चारों तरफ बारिश हो रही थी और काफी बिजलियां कड़कती हैं। ऐसे सिचुएशन में तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से ऐसी बोट पर जिसकी हवा लगातार निकलते जा रही है। अब ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाए तो ये ध्यान रखना है कि हमारी मोटर बोट जहाँ से फट गई है उसे पहले भरना होगा, तो उसकी जगह पर कोई प्लास्टिक या फिर और भी चीजें बांध कर रखी जा सकती है। पर
पर सबसे बड़ा उस जगह पर खतरा होता है थंडरस्टॉर्म का और इतनी बड़ी बड़ी लहरों का। एक्सपर्ट द्वारा ये बताया गया है कि समुद्र में जो बड़े बड़े तूफान आते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही रहते थे। अगर हमारी बोट गलती से उस रीजन में चली गई है जहाँ काफी ज्यादा तूफान चल रहा है, तो ट्राई करना है कि उस जगह से जल्द बाहर निकले। जिस तरफ से पानी की लहरें जा रही हैं उसे ही फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हमें एक जगह पर रुकना है तो एंकर टाइप का कुछ बनाइए जो कि नीचे जाकर पत्थरों से उलझ जाएगा। इससे हमारी बोट एक जगह पर ही स्टिल खड़ी रहेगी। फ्लेयर गन हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक और वे होता है बचने का जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। हमें एक फ्लैश लाइट के माध्यम से SOS के सिग्नल बनाने पड़ेंगे। इस पूरे पैटर्न में 3 शॉर्ट लाइट होती हैं और 3 लॉन्ग लाइट। इस तरीके से लगातार ये रिपीट होता रहता था जो कि मरीन सोल्जर द्वारा ही बनाई गई है। इसका मतलब साफ है कि कोई तो ओशन में फंसा हुआ है जो मदद की मांग कर रहा है। अगर ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से फॉलो की गई तो जल्द से जल्द पानी से और तूफान से भी बचा जा सकता है। बट यहाँ एम्बर और माइक इस पूरे तूफान के चपेट में आकर वहीं पर सो जाते हैं। किसी भी तरीके से सुबह होने पर उन्हें पता चला कि तूफान तो चला गया है, लेकिन उनकी बोट भी अब लगातार डूबने वाली है। लेकिन अचानक एम्बर की नजर गई एक छोटे से आइलैंड की तरफ जो थोड़ी ही दूरी पर था। उसने तुरंत ही माइक को उठाकर वो सारी चीजें बताई। दोनों के अंदर अब थोड़ी सी होप आ चुकी थी कि एटलीस्ट वो पानी से बाहर निकलेंगे, पर उस आइलैंड पर कितनी खतरनाक चीजों का सामना होगा वो सोच नहीं सकते। किसी भी तरीके से अपनी फटी हुई बोट को उस तरफ लेकर चले जाते हैं और आखिरकार वो इतनी ज्यादा मेहनत के बाद आइलैंड पर पहुंच चुके थे। माइक उस पूरे आइलैंड को नोटिस करता है और जाकर अंदर चेक भी करता है कि कोई यहाँ मौजूद भी है कि नहीं। बहुत देर तक ढूंढने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला होता। लेकिन एक बात अच्छी होती है कि माइक को सर्वाइवल मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद था। उसे हर एक टेक्निक पता होती है कि अगर आइलैंड पर फंस जाए बिना रिसोर्सेज के तो जिंदा कैसे रहा जाए। लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम उनकी पूरी मदद करेंगे सर्वाइवल एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए टेक्निक्स को फॉलो करके। सबसे बड़े सर्वाइवल तो हमारे बेयर ग्रिल्स हैं, तो हम उन्हीं की टेक्निक द्वारा बताई गई सारी चीजें फॉलो करते हुए इनकी सर्वाइवल में मदद करेंगे। यहाँ सारी चीजें तो ठीक चल रही थी, लेकिन एम्बर का गुस्सा वैसे का वैसा ही होता है। एम्बर तो माइक को अभी भी चिल्ला रही थी कि तुम यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। एम्बर इन सारी चीजों का रीजन माइक को ही मानती थी। वो माइक के ऊपर वापस चिल्लाती है, लेकिन अब माइक के सहन शक्ति वाली लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। इस अबैंडन आइलैंड में ना ही कोई बॉस है और ना ही कोई नौकर, तो ऑब्वियस बात थी कि माइक उसके कमांड क्यों फॉलो करे। दोनों के बीच काफी हिटअप मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से माइक ने साफ कह दिया कि तुम इस आइलैंड पर अपनी चीजें फॉलो करो और मैं अपना करूंगा। यानी वो दोनों अपने सर्वाइवल इंडिपेंडेंटली करने वाले थे। भले ही एम्बर को कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो अपनी एटीट्यूड और ईगो के कारण वहां से चली जाती है। माइक भी दूसरी तरफ जाकर फॉरेस्ट में कई सारी जगहों पर छानबीन करने लगता है। अच्छी बात हुई कि उसे सामने की तरफ एक छोटा सा घर मिल गया और वहाँ कई सारी बॉटल्स भी पड़ी हुई थी। इससे माइक को ये अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर पहले भी कोई फंसा होगा जिसने कि ये सारी चीजें अरेंज करके रखी होंगी। यानी यहाँ से वो अपनी सर्वाइवल टेक्निक स्टार्ट करने वाला था, जिससे कि वो यहाँ पर लंबे समय तक बिना खाना पानी के टिक सके। माइक तो सबसे पहले जाकर वहाँ खाने पीने के रिसोर्सेज जमा करता है, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। सबसे पहले उसने वहाँ मौजूद बॉटल्स लिए और पेड़ पौधों के यहाँ से निकलने वाले पानी को जमा करके पीने लगा। यही सबसे अच्छा वे होता है, ना कि समुद्र के पानी को पी लेना। इनफैक्ट अगर सर्वाइवर्स ओशन का पानी पी लेंगे तो वो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए माइक पेड़ पौधों से निकलने वाला कई सारा पानी बॉटल्स में जमा कर लेता है। लेकिन अब बारी थी खाना ढूंढने की। तो ऑब्वियस बात होती है कि ओशन में कई सारी मछलियां तो होंगी, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए एक ट्रैप चाहिए होगा। माइक ने तो इस तरीके का एक ट्रैप पहले भी देख रखा था, तो वो एक लकड़ी की मदद से बो एंड एरो टाइप का एक मशीन बनाता है। यानी वो इससे फायर करके किसी भी मछली को पकड़ेगा और उसे अपना खाना बनाएगा। माइक बहुत मेहनत करके चला भी गया और लिटरली उसे पहली बार में ही मछली मिल गई होती है। कई सारे और भी उसे जल के जानवर मिल रहे थे जिसे खाकर वो अपना पेट भर सकता है। चौंकाने वाली बात थी कि माइक एम्बर के सामने खा रहा था, जबकि वो कुछ कर ही नहीं पा रही होती। ऐसा लग रहा होता है कि जितनी भी एम्बर ने उसके साथ बर्ताव किया है, सबके सब चीजों का माइक उससे बदला ले रहा था। माइक का सर्वाइवल टेक्निक्स तो एकदम काम कर रही थी, लेकिन बेचारी दूसरी तरफ एम्बर यहाँ से वहाँ भटकते रहती है। उसे 1% नॉलेज नहीं है इन सारी चीजों की, फिर भी उसने अपनी ईगो पर आकर माइक से अलग जाकर सर्वाइव करने की बात की, जो ऑब्वियसली सबसे गलत होता है, क्योंकि इस तरीके के अबैंडन आइलैंड पर साथ रहकर ही सर्वाइव करना चाहिए। एम्बर लगातार फॉरेस्ट में घूमती रही, लेकिन अभी तक उसे कोई भी रिसोर्सेस नहीं मिला होता। एम्बर की पूरी लाइफ एकदम लग्जरी में गई है। जो भी उसे चाहिए था पैसों की बदौलत उसे तुरंत ही मिल जाता, लेकिन यहाँ की कंडीशन पूरी तरीके से अलग है। अगर आपको रिसोर्सेस चाहिए तो मेहनत करके उसे पाना होगा, ना कि एक चुटकी बजाने पर वो तुम्हारे पास आएगी।
माइक जो कि गरीब घराने से बिलोंग करता था, वो तो सारी चीजें सर्वाइवल की अच्छी तरीके से करता है, बट यहाँ एम्बर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। बेचारी को कुछ नहीं मिलता और वो भूख के मारे तड़पने लगती है। चारों तरफ बहुत ज्यादा धूप थी और नीचे की तरफ बहुत सारे पत्थर, जिससे कि एम्बर के पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगते जा रही थी। यानी यहाँ जाकर पता चल रहा था कि आखिरकार सरवाइव कैसे करना है। और यहाँ से जाकर एम्बर का थोड़ा सा एटीट्यूड कम होने लगा था। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हुए जब आगे बढ़ती है तो उसने देखा कि माइक तो बड़े मजे से फिश खा रहा है, उसके पास पीने के लिए पानी भी मौजूद है और वो एकदम टेंशन फ्री है। इन चीजों को देखने के बाद एम्बर माइक के पास जाकर बैठ जाती है। एम्बर का मन कर रहा था कि वो माइक से उसके फिश मांगे खाने के लिए, लेकिन अभी भी उसका एटीट्यूड कहीं टूटा नहीं होता। कुछ देर तक वो इसी तरीके से बैठी रहती है और माइक भी उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि एम्बर में है ही इतना एटीट्यूड। पर थोड़ी देर बाद एम्बर को समझ में आ गया कि इस तरीके से वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसे भूख लगी है और कुछ खाने के लिए चाहिए, तो वो माइक के पास जाकर उसके द्वारा पकड़ी गई फिश और पानी पीने के लिए मांगने लगी। माइक इस पर सबसे पहले थोड़ा सोचता है, लेकिन बाद में उसने एम्बर को मना कर दिया था। उसने सबसे पहले तो यही कह दिया कि तुम बिल्कुल भी रिस्पेक्ट दूसरों की नहीं करती, तो तुम्हें मेरे द्वारा पकड़े गए ये सारे रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे। एम्बर भी एकदम चौंक जाती है, क्योंकि जो नौकर उसके सामने आवाज नहीं उठा सकता था, वो इस कंडीशन में आने के बाद उससे बहुत रूडली बात कर रहा होता है। और सेम एम्बर को वैसा ही फील हो रहा था जैसा कि माइक और दूसरे नौकरों को होता था। माइक तो एम्बर से कहता है कि मैं तुम्हें खाना तभी दूंगा जब तुम मेरे सारे रूल्स फॉलो करोगी। एम्बर इसके लिए तैयार थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तब जाकर माइक कहता है कि तुम्हें इसके बदले मेरे सारे कपड़े धोने होंगे और मुझसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करना होगा। माइक ने तो एम्बर से ये भी कहा कि तुम मुझे मास्टर कह के बुलाओगी। इससे साफ पता चलेगा कि ऐसे बिहड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी रिचनेस काम नहीं आती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल स्किल्स मैटर करती हैं, ना कि बहुत सारा पैसा। माइक ने तो सोच लिया था कि वो एम्बर को तब तक मजा चखाएगा जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। एम्बर के पास कुछ ऑप्शन नहीं, उसे खाना चाहिए था, तो इसीलिए ना चाहते हुए भी जैसा माइक कहता है वो फॉलो करने लगती है। एम्बर अब वो सारी चीजें फॉलो करने लगी जो माइक ने उसे कहा था, यानी उसके कपड़े धोने से लेकर खाना पकाना, हर एक चीजें जैसे कि वो उसकी नौकर बन गई थी। माइक भी उसी तरीके से बात कर रहा था जैसा कि एम्बर अपने से छोटे लोगों से बात करती थी, यानी पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल और एटीट्यूड से भरी हुई। इस समय एम्बर को जाकर लग रहा था कि उसके साथ गलत हो रहा है। माइक तो उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करता और उसे खाना भी खाने के लिए बहुत थोड़ा ही देता, क्योंकि उसे पता चले कि आखिरकार पैसों की कीमत यहाँ पर बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। एक्चुअल में मैटर करता है तो इंसान का बिहेवियर, कि वो दूसरों से कैसे बातचीत करता है। एम्बर को तो शुरुआत से ही पैसों का घमंड होता है, क्योंकि उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ थोड़ा खा पी लेने के बाद जब सोने की बारी आती है तो माइक कहने लगा कि तुम्हें मैं अपने बनाए गए घर के अंदर नहीं लूंगा। अगर तुम्हें सोना है तो मेरे साथ एक बेड पर ही सोना होगा। एम्बर ये सुनकर एकदम गुस्सा हो जाती है और उसने तो ये तक कह दिया कि मैं किसी जंगली जानवर के साथ सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं। माइक को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो आराम से अपने घर में जाकर सो जाता है। बेचारी एम्बर के पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो बाहर ही सो जाती है इतनी भरी ठंड में। सुबह होने पर माइक जब घर से बाहर निकलता है तो एम्बर बहुत ही ज्यादा शिवर कर रही थी। इस मोमेंट पर माइक को थोड़ा सा एम्बर के लिए बुरा लगा, पर अभी भी एम्बर का एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ होता है। वो तो ये भी कहने लगी कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकल गई तो अपने फादर को बोलकर तुम्हें प्रिजन में डलवा देगी। लेकिन माइक को इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। वो एक ऐसा इंसान है जो खुद खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। लेकिन एम्बर को सबक सिखाने के लिए उसे रूट तो होना ही पड़ेगा। उनके बीच दूरियां तो बढ़ रही थी, लेकिन पूरे आइलैंड पर दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता, तो इनडायरेक्टली उन्हें एक दूसरे से बात करके ही दिन गुजारना पड़ता है। जैसे जैसे मोमेंट बीतते जा रहे थे उनके अंदर एक अजीब तरीके का रिश्ता पनपने लगा। शुरुआत में इसे फ्रेंडशिप नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जिसे कि नाम नहीं दिया जा सकता। वो एक दूसरे के दुश्मन भी नहीं थे और दोस्त भी नहीं थे। अब तो एम्बर को इस हालत में देखकर माइक भी समझ गया कि शायद इसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। वो भी उससे अच्छी तरीके से बातचीत करने लगा। उन्हें तो आइलैंड पर अब पूरे 5 दिन बीत चुके थे और सर्वाइवल स्किल्स तो उनकी परफेक्ट होती है, बट इस तरीके से वो पूरी जिंदगी भर नहीं रह सकते। उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब इतने दिनों के बाद एम्बर फील करने लगी कि कहीं न कहीं वो माइक को लाइक करती है। वो तो उसके पास जाकर खाना पकाती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। माइक भी काफी ज्यादा फ्री हो गया एम्बर के साथ। उसने अपनी लाइफ के रिलेटेड उसे सारी बातें बता दी कि कैसे उसकी वाइफ हुआ करती थी, लेकिन 1 साल पहले वो उसे डाइवोर्स देकर चली गई क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। एम्बर भी माइक के लिए बहुत दुख जताती है, क्योंकि इस तरीके के इंसान जो अपनी फैमिली के लिए काफी मेहनत करता है, उसकी एम्बर ने बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की। अपनी सारी गलतियों के लिए एम्बर ने तो माइक से माफी भी मांग ली थी, यानी अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। माइक ने तो उसे एक ही मोमेंट में माफ कर दिया और दोनों शायद अब दोस्त बन चुके थे। सारी सर्वाइवल की चीजें वो दोनों एक दूसरे से शेयर करते
सकते थे। यानी उन दोनों का रिश्ता बॉस और नौकर से बदलकर एक फ्रेंड्स में बदल चुका है। वो लड़की जो अपने बिलियनर दोस्तों को ही चुनती थी, आज वो एक नौकर को अपने दोस्त से ज्यादा मानती है। इसी तरीके से उनके दिन कटते रहे, लेकिन एक मोमेंट पर अचानक एम्बर को पास ही से जाती हुई एक बोट दिखाई देती है। उस बोट को देखने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि वो लोग उसे रेस्क्यू करके लेकर जाएं। लेकिन अगले मोमेंट में एम्बर सोचने लगी कि इस जगह पर उसे अच्छा लगने लगा है। वो तो माइक से अब प्यार करने लगी है और ऐसी फीलिंग उसे आज तक नहीं हुई। तो इन्हीं चीजों के कंफ्यूजन में एम्बर चाहती थी कि वो यहाँ से बाहर ही नहीं निकले। एम्बर तो आवाज लगाने के बाद वहीं छुप जाती है, जिससे वो बोट के रेस्क्यूअर्स उसे देख ना पाए। एम्बर अब सीधा माइक के पास चली गई और उसे ये सारी बातें बता देती है। माइक चाहता था कि हम उस बोट को अपने पास बुलाए ताकि यहाँ से बाहर निकला जा सके, पर एम्बर बड़े मासूम वे में कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसने अपनी पूरी लाइफ अमीरी में बिता दी, लेकिन ऐसी फीलिंग जो वो माइक के साथ फील कर रही थी इस पूरी जगह पर, वैसा उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो इसीलिए एम्बर कहने लगी कि वो तुम्हारे साथ इस आइलैंड पर रहना चाहती है। लेकिन माइक ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि एम्बर ये रियलिटी में कह रही है या फिर उसका ये कोई शातिर प्लान है। माइक भी एम्बर को पसंद करता था, लेकिन उसने एम्बर को कह दिया कि मुझे तुम अपना लव शो करो, मैं कैसे तुम पर भरोसा कर लूं। एम्बर तो माइक को पकड़कर कहती है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि कैसे वो लव को शो करे, लेकिन वो सच में माइक से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके इमोशन साफ बता रहे थे। माइक इन चीजों को समझ गया था, पर इस तरीके से वो पूरी जिंदगी नहीं रह सकते। अंत में एम्बर भी मान जाती है उन रेस्क्यूअर्स को बुलाने के लिए। दोनों जल्द से जल्द रेस्क्यू शिप के पास चले जाते हैं और रेस्क्यूअर्स ने भी उन्हें देख लिया था। उन्होंने जल्द से जल्द दोनों को अपनी बोट पर बिठाया और अपने साथ लेकर जाने लगी सिटी की तरफ। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार माइक और एम्बर पहुंच चुके थे एक बंदरगाह पर, यानी एक अबेंडन आइलैंड पर। इतने दिनों तक फंसे रहने के बाद वो पहुंच चुके हैं अपने घर पर। हमें पता चला कि उस जगह पर एम्बर का एक हस्बैंड भी आया, जबकि एम्बर ने इस बारे में माइक को बिल्कुल नहीं बताया था। माइक ये चीजें सोचने के बाद बहुत ही गौर से देखने लगा एम्बर की तरफ, क्योंकि अगर उसका हस्बैंड ऑलरेडी था तो वो इस तरीके से उसके पास क्यों आए और उससे प्यार करने का नाटक क्यों किया। माइक का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। एम्बर का बॉयफ्रेंड अब धीरे धीरे उसे वहां से लेकर जाने लगा। माइक बिल्कुल भी अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो भी वहां से जाने लगा। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ रिच पीपल इमोशन के साथ खेलते हैं, उनके लिए दूसरों के सेंटिमेंट्स बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। माइक के साथ भले ही बहुत सारी चीजें हुई थी, पर इतने समय बाद उसने एम्बर पर भरोसा किया था। बट रिजल्ट यही निकला कि एम्बर ने भी माइक को धोखा दे दिया है। अब दोनों अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं, यानी एम्बर अपनी लग्जरियस लाइफ जीने और वहीं माइक अपनी गरीबी जिंदगी में। लेकिन यहाँ एक दिन जब माइक एक बार में मौजूद था तो उस जगह पर एक आदमी आता है। उस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि एम्बर की फैमिली ने ही भेजा था। वो आदमी एक बैग सामने रखता है जिसमें कई सारी मनी रखी गई थी और ये मनी वो माइक को देना चाहते हैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए। माइक को जब ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा होने लगता है। उसे ये चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। वो तो रिच पीपल को ट्रीट करना चाहता था कि कैसे पैसों की मदद से कुछ भी चीज नहीं हासिल की जा सकती। माइक ने तो उस आदमी को डरा कर वहां से भगा दिया। आदमी बैग फेंक कर वहां से चला जाता है। माइक ने जब बैग को नोटिस किया तब सच में उसमें कई सारी मनी रखी गई थी। अब इस तरीके से वो उसे छोड़ तो नहीं सकता था, तो वो सीधा चला गया वहां से एक मार्केट की तरफ। माइक ने उन सारी मनी का एक बहुत ही कीमती डायमंड खरीद लिया। माइक ये सारी चीजें एम्बर के लिए कर रहा होता है क्योंकि अब वो शादी के लिए उसे प्रपोज करना चाहता है। वो तो एम्बर से लिटरली प्यार करने लगा था। माइक तो डायमंड रिंग खरीद कर सीधा चला जाता है कॉल करने के लिए एम्बर को। एम्बर जैसे ही कॉल उठाती है तो माइक ने अपने प्यार का इजहार कर दिया कि कैसे वो उससे लव करता है और उसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। एम्बर माइक की बातें पूरी तरीके से समझ गई थी और वो भी चाहती है कि वो माइक के साथ जिंदगी गुजारे। उसे ये लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो अब एम्बर ने माइक को कह दिया कि तुम जैसा भी सोचोगे अच्छा ही सोचोगे, हम साथ मिलकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। तो इसीलिए अब एम्बर ने बहुत ज्यादा सोचते हुए माइक को एक प्लान बताया कि कैसे वो उसके होटल रिसेप्शनिस्ट के पास एक लेटर छोड़ दे जिसमें वो एड्रेस मेंशन होगा जहां उसे आना है और उस जगह से वो दोनों साथ में कहीं दूर चले जाएंगे जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे। एम्बर को भी अपनी करंट लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ माइक के साथ रहकर अपने पल बिताना चाहती थी। माइक को ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो भी जल्द से जल्द एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। उस लेटर के अंदर माइक ने मेंशन किया था कि कैसे वो एक बंदरगाह के पास आकर मिले जहां माइक ने एक बोट रेंट पर ली है। उस जगह से साथ में मिलकर सबसे पहले वो उसी आइलैंड पर जाएंगे जहां उनके प्यार की शुरुआत हुई थी, यानी वो अबेंडन्ड आइलैंड जहां उन्होंने पूरे एक हफ्ते गुजारे थे। माइक ने वो लेटर सीधा जाकर उसके होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास रख दिया। अब कुछ मोमेंट बाद जब एम्बर वहां पर आती है और उस रिसेप्शनिस्ट ने लेटर उसे प्रोवाइड किया माइक के द्वारा लिखा हुआ, तो प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि वहां पर एम्बर का हस्बैंड भी आ चुका होता है। बैड लक, उसने ये लेटर देख लिया जिसने कि माइक ने सब कुछ लिखा हुआ था। वो समझ जाता है कि कहीं न कहीं एम्बर उसे चीट करने का ट्राई कर रही थी।
अब एम्बर का हस्बैंड ऐसा होने तो नहीं दे सकता था, इसीलिए अब उसने जानबूझकर एक और लेटर लिखा जो माइक की तरफ से था। उस लेटर में ये मेंशन होता है कि वो एम्बर के साथ बिल्कुल नहीं आ सकता और वो उसे भूल जाए। आइलैंड के ऊपर जो भी हुआ वो सिर्फ एक मजाक था। माइक सिर्फ मजे लेना चाहता था एक रिच किड का, जो कि उसने एम्बर के साथ ले लिया। अब वो उसके पास बिल्कुल ना है। एम्बर के हस्बैंड ने जब ये लेटर एम्बर को दिया तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। उसे यही लगा कि माइक सच में उससे नफरत करता है और ये सब उसके लिए सिर्फ एक खेल था। एम्बर भी बेचारी अब अपने हस्बैंड के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है ताकि वो अपने घर न्यूयॉर्क जा सके। एम्बर बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसने रियलिटी में एक माइक से प्यार किया था। दूसरी तरफ जब माइक को ये पता चला कि एम्बर वहां से जा रही है तो वो भागते हुए सीधा उस जगह पर आने लगा, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। एम्बर अपने हस्बैंड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ चलती है। माइक एम्बर को चिल्लाता रहा लेकिन एम्बर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी उस एक गलत फहमी की वजह से एम्बर ने अपने लाइफ का मोड़ दूसरी तरफ कर लिया होता है। माइक बेचारा जो एम्बर से इतना प्यार करने लगा था वो कुछ नहीं कर पाता। फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी अंगूठी पानी में फेंक दी और शायद उसी अंगूठी की तरह उन दोनों की लव स्टोरी पर भी पानी फिर जाता है। दोनों एक दूसरे से अनलिमिटेड प्यार करते तो थे लेकिन एंडिंग इस तरीके से नहीं हुई कि जिसमें वो एक साथ रहे। हमारी भी ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।